Consider the following statements. First one is Malaysia is the largest palm oil producing country in the world. And second statement है China is the largest palm oil importing. यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट में जो है प्रोड्यूसिंग कंट्री है और सेकंड है ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है. तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है. तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जिंदल. तो एज वी ऑल नो जो पंजाब पीसीएस का एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है एंड आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे. अगर आपकी जीके में नॉलेज अच्छी है, पकड़ अच्छी है, तो आप इस वीडियो को एज ए मॉक टेस्ट भी ट्रीट कर सकते हैं. अदरवाइज़ मैं तो डिटेल में डिस्कस करूँगा ही. कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. और इनकेस अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है, मैं चाहता हूँ कि अच्छा आए, तो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा के और अच्छे वे से इसको लाने की कोशिश करूँगा. और इस सीरीज़ के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग जितने भी जीके के हाई लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता ही है कि पीसीएस का क्वेश्चन है तो वो वन लाइनर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं. तो हम लोग वर्ड्स पकड़ने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के अंदर कि क्या पूछा है क्या नहीं. और हर एक इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है वैसा. और सारा ही कुछ जो मटेरियल है मैंने ईजी लैंग्वेज में जो है एक्सप्लेन करूँगा सारे. तो चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं आंसर की क्या रहेगा. सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पाम ऑयल के बारे में बात कर रहा है. हम सबको पता है कि आजकल जो डे टू डे लाइफ है हमारी, उसके अंदर हम लोग पाम ऑयल ना मतलब धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं. लाइक जैसे कोई प्रोडक्ट है, हम लोग डेली रूटीन लाइफ में बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, या जो भी पर्सनल केयर की आइटम है उन सब के अंदर पाम ऑयल है. ठीक है. और कुकिंग ऑयल के अंदर भी. कहने का मतलब है कि पाम ऑयल काइंड ऑफ एक डेंजरस प्रोडक्ट है जो कि हम लोग यूजली खा रहे हैं, हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए. तो पाम ऑयल के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है कि इसको बैन करना है या कम करना है या कैसे करना है. तो इसलिए मैंने क्वेश्चन इस पहला क्वेश्चन जो है बनाया है. तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो मलेशिया है वो लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है कि नहीं है. तो देखो जी, मलेशिया नहीं है, इंडोनेशिया है. इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल फॉलोवर्ड बाय मलेशिया. यानी कि मलेशिया जो आता है वो सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे इंडोनेशिया है. तो इस हिसाब से जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो हो गई जी इनकरेक्ट. राइट. अब बात करते हैं चाइना के बारे में कि क्या चाइना लार्जेस्ट पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है कि नहीं है. इंपोर्टिंग का मतलब है कि जो अपने देश के अंदर लेके आ रहा है, एक्सपोर्ट का मतलब भेज रहा है. तो वो चाइना नहीं है, वो है इंडिया. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा पाम ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी जी? सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी. अब बात देखने वाली ये है, एक तो मैं पाम ऑयल जो मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है उसका पता लग गया और जो मैक्सिमम इंपोर्ट करता है, तो ये दोनों के आंसर हमें पता लग चुके हैं. और सेकंड थिंग जो बात है, इंडिया क्या करता है? इंडिया बाय करता है पाम ऑयल मेनली फ्रॉम इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड. तो इस क्वेश्चन पे हम इस निष्कर्ष पे निकले कि दोनों स्टेटमेंट गलत है. जो पूछा भी हुआ है कि करेक्ट कौन सी है, तो नीदर वन नोर टू. तो इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. आई होप आपको समझ आ गया. को कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात कर रहा है. पहली स्टेटमेंट कर रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर in the council of ministers shall not exceed 50% of the total strength of लोक सभा. यानी कि कहना चाह रहा है कि जो जितने नंबर ऑफ मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, नंबर ऑफ मिनिस्टर, वो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा उससे 15% एक्सीड नहीं होने चाहिए. जैसे हमें पता है कि 550 सीट हैं, 545 के लिए वोटिंग होती है, तो उसका 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर सीट नहीं होनी चाहिए. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इन केस ऑफ दिल्ली द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री फिक्स 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली. यानी कि जो सेंटर के लिए है वो 15% है. स्पेशली दिल्ली की बात करें, अगर दिल्ली के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो 10% फिक्स है. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं जी एक एक करके. देखो, ये बात हमें तो पता ही है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पीओआई द्वारा अपॉइंट होता है. पीओआई का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ये हमें पता है कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है. अदर मिनिस्टर को भी अपॉइंट प्रेजिडेंट ही करता है, लेकिन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अपॉइंट करता है जी, इलेक्ट नहीं करता, ध्यान रखना. कई बार पूछा जाता है चीज़ें, तो अपॉइंटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है. नेक्स्ट वन इज द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द पीएम. यानी कि पीएम को मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, जो कि बात बिल्कुल करेक्ट है. और ये प्रोविजन जो था 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के द्वारा प्रोविजन लाया गया था. तो हेंस पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी भाई. अब हम सेकंड की बात करते हैं.
अब दिल्ली की बात कर रहा है, जो दिल्ली का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना वो फिक्स है, यानी कि उसके अंदर 7 लोग होंगे, एक सीएम होगा और 6 जो हैं अदर मिनिस्टर होंगे। सीएम को वही अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो अदर मिनिस्टर हैं उनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। तो दोनों स्टेटमेंट इस चीज़ से करेक्ट होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ये दिल्ली सिर्फ इसी लाया गया कि इधर 15% है और इधर 10% है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर पहली बार आए तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन कर लीजिएगा। कोई भी आपको क्वेरी है आप लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो वो स्पेशली आपको टेलीग्राम पे जाके मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। हम लोगों ने करना क्या है, एक लिस्ट बना लेनी है, अगर पहले से बनाई हो तो बढ़िया, वरना बना लेने की जो डिसीज़ वायरस से होते हैं और जो बैक्टीरिया से होते हैं, इन दोनों की एक लिस्ट बना लेनी है। और कॉमनली जो हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है हमें डिसीज़, मोस्टली वही पूछे जाते हैं। अब हम बात करें कि बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना, पूछा क्या है, होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। तो मैंने लिस्ट बना दी है कि कौन कौन सा डिसीज़ जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया के इसके नाम है। तो हम लोग ये देखकर इसका आंसर जो है गेस कर लेंगे। तो इस दी हुई लिस्ट के अंदर अगर हम बात करें, वूपिंग कफ बिल्कुल मेंशन है, कोलरा बिल्कुल मेंशन है, ये रहा, और डायफीरिया ये भी मेंशन है। तो एड्स नहीं है। वैसे भी हमें पता है कि एड्स जो है वो वायरस करके होता है। कौन सा वायरस? एचआईवी वायरस करके होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एड्स। ये बाय मिस्टेक ऑप्शन बी हो गया भाई, हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एड्स। अब एड्स के बारे में फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एचआईवी से होता है। एचआईवी का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि जो ह्यूमन की इम्यून की सिस्टम है उसको वो वीक कर देता है। अब एक चीज़ आप बताएंगे मेरे को कि जो एड्स के लिए डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है उसका क्या नाम है? वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। एंड ट्राई किया करोगी पार्टिसिपेट करने का। इन केस अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगी। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में देख के आप लोगों को आंसर जरूर पता लग जाएगा। या फिर हो सकता है कि आपने कमेंट किया हो, आपका कमेंट देख के किसी और की नॉलेज बढ़ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब के बारे में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नवाब कपूर सिंह। नवाब कपूर सिंह के बारे में स्टेटमेंट है कि ही वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ सिख मिसल एंड बुद्धा दल। He led the Sikh resistance against the Mughal Empire during early 18th century। देखो दोनों स्टेटमेंट सही है। कैसे? एक तो बात यह है कि जो नवाब कपूर सिंह थे उन्होंने जो सिख मिलिट्री थी उसको 2 ग्रुप के अंदर बांटा, बुड्ढा दल और तरना दल के अंदर। बुड्ढा दल के अंदर बेसिकली वेटरन एक्सपीरियंस लोग रहेंगे जो कि रक्षा भी करेंगे और साथ में जो यूथ है उसको सिखाएंगे कि हथियारबाजी कैसे करनी है। और तरना दल इसी के लिए था, इसके अंदर यूथ था जो कि एक तरह की फौज थी। और सेकंड थिंग, जो मिसल की बात कर रहे हैं हम, तो सिंहपुरिया मिसल, जिसका पहले नाम फाजलपुरिया मिसल था, उनके जो थे ऑर्गेनाइजर थे या फाउंडर थे हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। एंड सेकंड थिंग, ये सब जो चीज़ें हो रही थी किस लिए हो रही थी भाई? मुगल एम्पायर से लड़ने के लिए हो रही थी अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर। ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकम द 4th कंट्री टू अचीव स्पेस डॉकिंग? अब देखने की बात यह है अभी, 4th कंट्री की तो बात बाद में करेंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्पेस डॉकिंग होता क्या है। तो बेसिकली स्पेस के अंदर 2 अलग अलग सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, उनको उन्हीं की ट्रैजेक्टरी के अंदर जाके अंदर जो है ऊपर असेंबल करना और सेम ट्रैजेक्टरी के अंदर उनको मूव करते रहना बिना किसी दिक्कत के। यानी कि ट्रैजेक्टरी भी जो हम डिजायर्ड है उसी के ऊपर चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, 2 को एक बना देंगे। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, मैं ये टेक्निकल टर्म में नहीं समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ भी आए ना। मैं टेक्निकल टर्म में बोल के निकल जाऊँगा और समझ आएगा नहीं, उसका फ़ायदा नहीं है कुछ। तो जो स्पेस डॉकिंग वाज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट, जैसे कि मैंने बात की थी कि 2 अलग स्पेसक्राफ्ट से यूज़ करते हैं। जैसे पहले का नाम है, इनके नाम याद जरूर रखना, SDX-01 जो कि चेजर था, और SDX-02 टारगेट, जिसके ऊपर के वो यूज़ होना था। इनकी ये टारगेट था और ये जो था इसके ऊपर आगे असेंबल होना था। ऑफ द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम, इसके मिशन का नाम क्या था जी? SPA डेक्स मिशन। अब बात करते हैं आगे, लॉन्च किसने किया था? इसरो ने। तो इसरो का नाम आ गया तो साफ पता लग गया जी हम बात कर रहे हैं इंडिया की। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर हो गया। अब यही बात कर लेते हैं कि ये कौन से लॉन्च व्हीकल के थ्रू छोड़ा गया था। तो PSLV C-60 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था।
अब इसके बारे में देख लेते हैं कि जो मिशन था सक्सेसफुल रहा। आप ये देख पा रहे हैं जो चेजर है SDX-01 और ये है टारगेट है। अब अगर एक क्वेश्चन यही घूम के आ जाए कि इंडिया रिसेंटली बिकम 4th कंट्री टू अचीव सक्सेस इन विच स्पेस टेक्नोलॉजी। देखो घूम के क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं बता रहा, साथ में बहुत सब कुछ डिस्कस भी कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन घूम के पूछ ले या दूसरे लैंग्वेज में पूछ ले तो मैं पता हो। जैसे पूछा है कि इंडिया रिसेंटली बिकम 4th कंट्री टू अचीव सक्सेस इन विच स्पेस टेक्नोलॉजी, तो दैट इज स्पेस टॉकिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया, जो कि 4th कंट्री बन गया स्पेस डॉकिंग सक्सेसफुली करने वाला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इफ एल्बुमिन इज रिलीजिंग विद यूरिन देन द फेलियर ऑफ विच ऑर्गन में अकर। अगर हम लोगों के यूरिन के साथ एल्बुमिन भी साथ में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई बॉडी पार्ट फेलियर है, वही क्वेश्चन में पूछा गया। देखो एल्बुमिनेरिया जो है एक साइन है किसी चीज़ का, किडनी डिसीज का। दैट मीन्स यू हैव टू मच एल्बुमिन इन योर यूरिन। ऑब्वियसली बात है, तो इन्होंने डिसीज का नाम बता दिया। अब एल्बुमिन है क्या? एल्बुमिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, और एक जो हेल्दी किडनी होती है वो डजन लेट एल्बुमिन पास थ्रू ब्लड इनटू यूरिन। यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो एल्बुमिन है, जैसे हम देख पा रहे हैं इसके अंदर, ये हेल्दी किडनी है हमारी, ये ब्लड है, ये फिल्टर लगा हुआ है, और ये यूरिन है। यानी कि जो एल्बुमिन है वो पास नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो ब्लैक डॉट है ना, एल्बुमिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई डैमेज किडनी है उसके अंदर आप साफ देख पाएंगे कि जो एल्बुमिन है वो यूरिन में भी पास हो रहा है, और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गन फेलियर है, तो वो साफ सी बात है हम लोग बात कर रहे हैं किडनी की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड मोस्ट ऑन कीपिंग फास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम यूजुअली व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं। अगर ये सिलसिला वैसे तो देखा जाए नॉर्मली हफ्ते में अगर एक दिन रख लें तो सही है, बॉडी के लिए भी सही रहता है, साइंटिफिकली भी प्रूव है ये चीज़ कि हफ्ते में एक बार अगर फास्ट रखा जाए तो बॉडी के लिए बहुत सही रहता है। एक्सेसिव फैट भी सेटलमेंट हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें सेटल रहती हैं। लेकिन अगर हम कीप ऑन फास्टिंग रहें, ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग रखते रहें, तो उसमें किस ऑर्गन के फेल होने का जो है चांसेस रहता है। अब देखो किडनी क्या करता है भाई, फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट का फ्रॉम ब्लड टू एक्सक्रीट थ्रू इनटू यूरिन। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। काम किसका? किडनी का। लेकिन अगर हम ज़्यादा समय तक भूखे रहते हैं, स्टारवेशन करते हैं, तो उससे जो है किडनी फेलियर हो सकती है। यानी कि ये जो है किडनी को फेल करेगा। यानी कि किडनी एक बंदे के ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड सेकेंड थिंग, आप लोगों को स्टारवेशन का नाम आ रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से धर्म में जो है सल्ले खां जो है परफॉर्म होता है, यानी कि स्टारवेशन से डेथ होती है? और हिंट मैं देता हूँ, जैन धर्म में है या बौद्ध धर्म में है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सल्ले खां टर्म है जिसके अंदर की स्टारवेशन यानी कि भूखे रहकर अपने प्राण जो है त्यागने होते हैं। आफ्टर 8 hours विदाउट ईटिंग योर बॉडी विल बिगिन टू यूज स्टोर्ड फैट फॉर एनर्जी। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि मान लीजिए आप लोग फास्ट रख रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो स्टोर्ड फैट है आपकी बॉडी के अंदर वही एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। योर बॉडी विल कंटिन्यू टू यूज स्टोर फैट टू क्रिएट एनर्जी थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ 24 hour। यानी कि जब भी फास्ट होता है तो ये होता है। हाँ, हालांकि 1 2 4 दिन से फास्ट रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर कंटिन्यूटी हम स्टारवेशन रखते हैं तो किडनी फेलियर है, अदरवाइज फास्ट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, द रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर इज। तो जो डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर है, यानी कि हम कैंसर की बात कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे उसको ट्यूमर बोलते हैं, तो कौन सा रेडियो आइसोटोप्स है जो इसमें हेल्प करता है? एक 2008 की जो पेपर रिपोर्ट है जिसने बताया था कि ट्यूमर को हम लोकेट कर पा रहे हैं जो आइसोटोप है एर्सेनिक 74। दिस आइसोटोप प्रोड्यूस क्लियर पेट स्कैन इमेज देन प्रीवियस रेडियोएक्टिव इमेज एजेंट आयोडीन 124। देखो आयोडीन 124 आइसोटोप्स भी पहले यूज होता था, लेकिन उससे भी जो बेटर पेट स्कैन की इमेज है जो आर्सेनिक 74 से हमें मिलती है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक 24। इसके अलावा कोबाल्ट 60 इज यूज्ड एज ए रेडिएशन सोर्स फॉर मेडिकल रेडियोथेरेपी। कोबाल्ट 60 रेडियो थेरेपी के लिए यूज होता है।
जो आजकल अभी कॉमनली यूज रेडियो आइसोटोप हो रहा है ट्यूमर डिटेक्शन के लिए, वो साथ में एक हो रहा है टेक्नीटियम 99M, यानी कि TC99M, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग आर्सेनिक को लगाएंगे। इन केस अगर टेक्नीटियम का नाम आता है, टेक्नीटियम, तो हम लोग उस पर ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त। देखो, लोकपाल जो होता है वो होता है सेंटर के लिए, लोकपाल, और जो लोकायुक्त होता है वो होता है स्टेट लेवल के लिए। बेसिकली काम क्या है इनका, वही करप्शन को फाइंड आउट करना है। इनके ये लोग जो है सिस्टम के अंदर जितने भी हमारे ऑफिस होल्ड कर रहे हैं लोग, उनके एक तरह से ओमंड्समैन बनता है, ताकि वो लोग उन पे चेक करते रहें भी वेदर दे आर डूइंग समथिंग करप्शन और नॉट। तो ऐसा स्टेट कौन सा था पहला? सबसे पहले बात करते हैं कि इस अपॉइंटमेंट कैसे होती है। स्टेट का गवर्नर उसको अपॉइंट करता है थ्रू नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। ऑब्वियसली स्टेट में कोई भी अपॉइंटमेंट होगी तो वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से होगी, इन कंसेंसस विद चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। यानी कि मान लो अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर लोकायुक्त लगाना है, अपॉइंट करना है, तो वो नॉमिनेट तो चीफ मिनिस्टर करेंगे, अपॉइंट गवर्नर साहब करेंगे, लेकिन किसकी मदद से करेंगे? पहली बात तो जो हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो क्योंकि हमारी हाई कोर्ट वही है, उसके जो हैं चीफ जस्टिस से सलाह लेके, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ स्टेट असेंबली, यानी कि जो अभी पार्टी इन करंट जो हम बात करें कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टी है, उनके लीडर रहेंगे जो अपोजिशन में है उसके। और अगर इन केस कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हमारे में काउंसिल नहीं है तो नहीं यूज़ होगा, लेकिन अगर जिन स्टेट्स के अंदर काउंसिल है तो वहाँ से जो है उनके स्पीकर लिए जाएंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर ना, ये बिल 1971 के अंदर पास हुआ था। दैट मीन्स महाराष्ट्र इम्प्लीमेंट दिस पोस्ट, जो कि 1972 में इफेक्ट की गई, बिकमिंग द फर्स्ट एवर गवर्नमेंट इंडिया टू एस्टैब्लिश लोकायुक्त। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर रहा है ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ। ल्यूकेमिया एक तरह का कैंसर है जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। उसके अंदर एबनॉर्मल इंक्रीज किस चीज़ का होता है? बोन सेल का, प्लेटलेट्स का, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। देखो, हम जनरली अगर ब्लड की बात करें, पहले ब्लड के बारे में जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे समझ भी आएगा ना कि क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है। ब्लड के अंदर हम बात करें क्या कंपोजिशन क्या है, देखो 55% इसके अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है, 41% आरबीसी और 4% जो है वाइट ब्लड सेल हो जाएंगे। ये मोटी मोटी जो है इसकी कंपोजिशन है। अब हम बात करें कि प्लेटलेट को, या कई बार क्या करते हैं कि रेड ब्लड सेल को पूछ लेते हैं भी इसका केमिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, वाइट ब्लड सेल का पूछ लेते हैं। तो ल्यूकोइट जो है वाइट ब्लड सेल का है, और एरिथ्रोसाइट्स जो है रेड ब्लड सेल का केमिकल नेम है, अगर हम लोग मेडिकल टर्म में बात करें। अब नॉर्मल ब्लड सेल के अंदर क्या रहेगा, जो रेशो होती है ना ब्लड के अंदर, वो रहती है कि 600 आरबीसी के ऊपर एक डब्ल्यूबीसी होता है और 40 जो है प्लेटलेट होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई, ध्यान रखना इस बात का। नॉर्मल ब्लड है उसके अंदर कंपोजिशन ये होती है, लेकिन जो ल्यूकेमिया है इसके अंदर हम वाइट जो देख रहे हैं ना सेल, ये जो है आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी हैं, और रेड वाले तो रेड होंगे ही। इसके अंदर डब्ल्यूबीसी आपको देखने को मिल रहे हैं कम है, और प्लेटलेट भी हैं, लेकिन इसके अंदर जो है डब्ल्यूबीसी जो है बड़े हुए हैं। दैट मीन्स अगर एबनॉर्मल इंक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी हो जाए तो दैट विल लीड टू ल्यूकेमिया। और देखने वाली बात ये भी है, कहीं पे ना वाइट ब्लड सेल्स वर्ड यूज होता है, कहीं पे करपसल्स वर्ड यूज होता है, तो बात हम लोग इन्हीं की कर रहे हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस लॉन्च्ड बाय पिक्सल। सबसे पहले बात क्या, पिक्सल क्या है? अभी एक बेंगलुरु बेस्ड जो है एक स्पेस टेक कंपनी है ये, जिसका नाम है फायरफ्लाई। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी मार्क कर लीजिएगा, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बेसिकली क्या है? कॉन्स्टलेशन क्या होता है कि आइडेंटिकल जो चीज़ें हैं उसको किसी एक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फर्स्ट 3 सैटेलाइट ऑफ फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन वर सक्सेसफुली लॉन्च्ड अब्रोड। यानी कि पहली बात तो ये है कि ये स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 जो कि कैलिफोर्निया से छोड़ा गया था, उसके थ्रू जो है इनको लॉन्च किया गया है। इसरो के द्वारा या इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है। एलन मस्क की जो टेस्ला स्पेस एक्स है उसने जो है ये लॉन्च किया है।
इमेजेस में जानबूझ के लगाता हूँ कि कई बार इमेजेस से ना चीज़ें लंबे समय तक ना हमें याद रहती हैं। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात कर रहा है विच वायरस इज नोन एज स्टमक फ्लू। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मेन बात है कि इसका आंसर HMPV नहीं है। हालांकि अभी 6 महीने पहले HMPV के बारे में सुनने को आया था कि इंडिया के अंदर केसेस देखे जा रहे हैं। तो बात कर रहा है स्टमक फ्लू के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि ये ना एक हाईली कंटेजियस वायरस है दैट कोजेज गैस्ट्रोएंटेरिटिस कॉमनली नोन एज स्टमक फ्लू। यानी कि ऑब्वियस ही बात है, स्टमक फ्लू की बात कर रहा है तो पेट के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन जो वायरस का नाम है वो है नोरो वायरस। ऑप्शन नंबर डी याद रखना इंपॉर्टेंट है। Norovirus are relatively resistant in environment as they can survive freezing as well as high, यानी कि वो लो टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं और हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। और मेन बात यह है कि नो स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर, अभी कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है। और ये फिलहाल में जो था US के जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन था उन्होंने रिपोर्ट किया था। अब मेन बात यह है कि अगर नोरो वायरस के बारे में पता करें, हमें स्टमक फ्लू है पता है, लेकिन HMPV रिसेंटली आया था तो उसके बारे में भी अगर आपको जानना है, नॉलेज रखनी है, तो इसके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। यहाँ पे ऊपर एक आई बटन आएगा, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। इन केस वहाँ पे नहीं मिलता है तो मैं जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे इसका लिंक डाल दूंगा और ये क्वेश्चन डेफिनेटली पक्का आएगा भी HMPV का। नेक्स्ट बात करते हैं, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GI टैग। जोग्राफिकली इंडिकेशन, यानी कि किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जो है वो स्पेशल है वहाँ का। क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हाल ही में जो है अभी यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने टारगेट सेट किया है कि 10,000 GI टैग देने हैं 2030 तक, जो कि न्यू दिल्ली GM समागम नाम से जो थी ये हुई थी। फर्स्ट GI टैग वाज गिवन टू दार्जिलिंग टी इन 2004-5। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो फर्स्ट जो GI टैग मिला था वो ये मिला था। सेकंड बात कर रहा है उत्तर प्रदेश, UP इज द लार्जेस्ट लीडिंग स्टेट इन द हाईएस्ट GI टैग प्रोडक्ट फॉलोड बाय तमिलनाडु। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो नाम जो है हाईएस्ट GI टैग है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। अभी एक लिस्ट शेयर कर देता हूँ आपको मैं, जो स्टार्टिंग के हैं पहले 10। आप लोग स्क्रीन को पॉज कर कर देख सकते हैं कि दार्जिलिंग जो टी है दैट वाज फर्स्ट GI टैग। नेक्स्ट बात करते हैं जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2024 के। देखो 2025 चल रहा है अभी, लेकिन इसके अवार्ड जो हैं दिसंबर के अंदर अनाउंस किए जाएंगे, तो अगले साल एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। इस साल क्या रहेगा इंपॉर्टेंट? जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं जो दिए गए हैं 2024 के अंदर अनाउंस किए गए हैं। तो ये लोग बेसिकली, मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा इसका, सीधा आपको डिस्कस ही कर रहा हूँ। ये 4 लोगों को दिए गए थे। फर्स्ट गुकेश डी जो कि चेस के अंदर हैं, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी खेलते हैं, प्रवीण कुमार जो पैरा एथलीट्स में है, और मनु भाकर जो शूटिंग प्ले करते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, कई बार एक क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो था किसको मिला था, यानी कि खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था। क्या पूछ लेंगे ये लोग कि हरमनप्रीत जो है कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, प्रवीण कुमार कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, गुकेश डी कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो इन चारों को जो था खेल रत्न मिला है। अगर आप लोग साथ में नोट्स भी बना रहे हैं तो नोट डाउन करते जाइएगा, आपको हेल्प रहेगी इस चीज़ से भी। नेक्स्ट बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स इलेक्शन टू, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से इलेक्शन जो है कंडक्ट करता है। पहला लोकसभा, सेकंड राज्यसभा, थर्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फोर्थ ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो है इन सभी के इलेक्शन जो है एडमिनिस्टर करता है। जो लोकसभा के, राज्यसभा के, जितनी भी हमारी विधानसभाएं जिनको कि हम इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और जो अब क्वेश्चन जो है आपके लिए है वो ये है कि जो पंचायत इलेक्शन होते हैं उनको कौन एडमिनिस्टर करता है, इनकी कौन कंडक्ट करता है, एडमिनिस्टर कौन होता है। एंड आई एम वेटिंग कि आप लोग इन सभी जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे इनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है या आपको चेंजेस चाहिए हैं तो आप लोग अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप उनको भी शेयर कर सकते हैं सो दैट इनकी हेल्प हो सके। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये चीज़ डिस्कस करनी है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्ट के अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हों तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं जो ये अभी 20 से 25 मिनट का सेशन है इसको 45 या 1 घंटे का भी ले जा सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर गाइस। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।